हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्बन और उसके यौगिक से 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वह क्वेश्चन कौन कौन सी है और किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो यदि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि कार्बन की एटॉमिक नंबर जो होती है सो 6 होती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लोग लिखते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मुख्य रूप से कितने प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाता है? तो कार्बन मुख्य रूप से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। तो यहाँ पे एकल, द्वि, त्रि इनमें से सभी सही हो जाता है, क्योंकि कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो 4 होती है, यह बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन को हम लोग C60 के नाम से जानते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, चारकोल या ग्राफीन। तो यह सब कार्बन का अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर हीरा के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हीरे का कठोरता का मुख्य कारण क्या होती है? तो हीरे का कठोरता का मुख्य कारण होती है क्योंकि उसमें मजबूत सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक इसलिए होती है क्योंकि उनमें मुख्य इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो मीथेन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोकार्बन है क्या? तो हाइड्रोकार्बन एक यौगिक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोकार्बन को हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग पहचानने का एक तरीका जानते हैं कि फॉर्मूला में हम लोग को कार्बन और हाइड्रोजन को खोजना पड़ता है। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आता है वह हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे कि CH4, जिसे हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि अभी बात करेंगे कि एथीन। तो एथीन क्या है? तो एथीन भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसका फॉर्मूला में C और H आ रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि एथीन का फॉर्मूला क्या होता है। एथेन का फॉर्मूला क्या होती है? तो C2H6 एथेन का फॉर्मूला होती है। एथेन क्या है? तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होती है? तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होती है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होती है? तो C3H8 प्रोपेन का फॉर्मूला होती है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होती है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्केन में कौन सा बंध पाया जाता है? तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और एल्केन को हम लोग क्या कहते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन यदि हम लोग समझेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसके श्रेणी में आता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसके श्रेणी में आता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के श्रेणी में आता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एल्केन जो होती है कैसा होती है? तो सिंगल बॉन्ड होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन किसके अंतर्गत आता है? तो वह एल्कीन, जिसे एल्कीन का फॉर्मूला होती है CnH2n, और एल्काइन जिसका फॉर्मूला होती है
CnH2n-2। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होती है वह CnH2n+2 होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो आती है वह एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आती है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होती है वह एल्किन और एल्काइन के श्रेणी में आता है। एल्किन में डबल बॉन्ड पाई जाती है, बल्कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो अभी डिस्कस किए थे, CH4 है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है। तो मीथेन को मास गैस कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह कहाँ पे पाया जाता है, तो दलदल क्षेत्र में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कार्बन की वह विशेषता जिससे वह लंबी श्रृंखला बनाती है वह क्या कहलाती है, तो वह श्रृंखलन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एल्कीन है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होती है वह क्या होती है, तो CnH2n होती है, यह एल्कीन का सामान्य सूत्र होती है। और एल्कीन को हम लोग C2H4 लिखते हैं, इसका सामान्य सूत्र AB होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। लेकिन एल्कीन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो एथीन के नाम से जानते हैं, एथीन या एथिलीन। तो एथीन या एथिलीन को हम लोग जानते हैं एल्कीन के नाम से, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग क्या बात किए थे कि एथिलीन जो है यानी कि एल्कीन जो है वह किसके अंडर आता है। जैसे कि हम लोग बात किए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्कीन जो है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। तो इसमें कैसा बॉन्ड पाया जाता था, तो डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होती है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होती है वह CnH2n-2 होती है, एल्काइन का सामान्य सूत्र अभी हम लोग डिस्कस किए थे। और एल्काइन जो होती है उसमें कैसा बॉन्ड पाई जाती है, तो ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अभी डिस्कस किए थे कि C2H4 जो है वह एथीन का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एथाइन का रासायनिक सूत्र C2H2 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। और एथाइन में कैसा बॉन्ड पाई जाती है, तो ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। और यह कैसा है, तो यह एथाइन जो है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, किस में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, किस में डबल बॉन्ड पाया जाता है, किस में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस बात को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को फास्ट में चलना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो से कौन सा है, तो एल्केन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो एथेन का आणविक सूत्र होती क्या है, तो इसका आणविक सूत्र C2H6 होती है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन यौगिक में समवायता का कारण क्या होती है। तो कार्बन यौगिक में समवायता का कारण होती है उसमें सूत्र जो होती है वह समान होती है, लेकिन संरचना जो होती है वह अलग अलग होती है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अल्कोहल है। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होती है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, और नहीं डिस्कस किए तभी सीखेंगे कि निम्न में से कौन सा अल्कोहल है। तो अल्कोहल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इथेनॉल और एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, तो C2H5OH होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। तो
तो अल्कोहल को हम लोग एथेनॉल तो एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल का सामान्य नाम क्या है? तो एथेनॉल का जो सामान्य नाम है वह क्या है? तो वह एथिल अल्कोहल है। तो ऑप्शन नंबर एथिल, यहाँ पे एथिल अल्कोहल होना चाहिए था, ठीक है, एथिल अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल के साथ। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होती है? तो C2H5OH, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं C3CH2OH हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, इनको हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल को। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एथेनॉल का सामान्य फॉर्मूला क्या होती है? तो ये होती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो एसिटिक अम्ल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सिरका में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होती है? तो CH3COOH होती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में उपयोग होती है? तो साबुन को बनाने में वसा और क्षार का प्रयोग करते हैं। यदि वसा या तेल क्षार से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, तब साबुन और ग्लिसरीन का निर्माण करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि वसा या तेल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब कठोर साबुन बनाता है। यदि वसा और तेल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब तरल साबुन का निर्माण करता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साबुन की सफाई क्रिया किस पर आधारित है? तो साबुन की सफाई क्रिया इमल्सीकरण और मिसेल पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। निम्न में से कौन सा डिटर्जेंट का लाभ है? तो डिटर्जेंट का लाभ होता है कठोर जल में भी प्रभावी होता है वह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अच्छा ईंधन माना जाता है? तो अच्छा ईंधन CNG को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। CNG का फुल फॉर्म जो होती है इसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कम छोड़ता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि CNG सबसे अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है, क्योंकि यह सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कम छोड़ती है। अगला क्वेश्चन है CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो कि अभी डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया जिसे हम लोग हंसाने वाला गैस के नाम से जानते हैं, ओजोन हो गया, जल वाष्प हो गया, और हो गया फ्लोरीन युक्त जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, पलोफ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया। ये सब क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों खतरनाक होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि वह डायरेक्ट हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पॉलीमर है? निम्न में से कौन सा पॉलीमर है? तो यदि हम लोग पॉलीमर के बारे में बात करेंगे तो प्लास्टिक जो है वह पॉलीमर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है PVC का पूर्ण नाम क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो ऐसे क्या है? तो यह एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक। कौन सा जैव अवकर्मणीय पदार्थ है? तो अवकर्मणीय पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं? जो आसानी से विघटित हो जाती है। तो इसमें से आसानी से कौन विघटित हो सकती है? तो कागज़। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अजैव अवकर्मणीय पदार्थ है?
तो अजैव अवकरणीय पदार्थ मतलब कौन होती है, जो कि आसानी से विघटित नहीं होगा। तो प्लास्टिक आसानी से विघटित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट का अधिकतर उपयोग किस समस्या को जन्म देती है। तो डिटर्जेंट को यदि अधिक उपयोग करते हैं तो वह जल प्रदूषण की समस्या दे सकती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। निम्न में से कौन सा यौगिक एस्टर है। तो CH3COO C2H5 यौगिक एस्टर है। इसे हम लोग एथिल एसीटेट के नाम से भी जानते हैं या एथिल एथेनॉइड के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्टर की गंध कैसी होती है। तो एस्टर की गंध मीठी और सुगंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक बहुलक जो होती है वह पौधे और जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे हम बात करेंगे कि प्रोटीन में कौन कौन सी आता है, जैसे बाल आता है, ऊन आता है, रेशम आता है, नाखून आता है, एंजाइम आता है, ये सब क्या है, प्रोटीन। सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्राकृतिक रबर हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, ये सब क्या है, तो प्राकृतिक बहुलक है। तो रबर जो है वह प्राकृतिक बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है, क्योंकि प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, प्रोटीन आता है, सेलुलोज आता है, स्टार्च आता है, प्राकृतिक रबर आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है, न्यूक्लिक एसिड में DNA और RNA आता है, पॉलीसेकेराइड आता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। कपास भी एक प्रकार की प्राकृतिक बहुलक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम रेशा है। तो कृत्रिम रेशा नायलॉन और रेयॉन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। यदि नायलॉन नहीं रहता तो रेयॉन ऑप्शन में जरूर रहता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। तो थर्मोप्लास्टिक जो है वह PVC है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है, क्योंकि पीछे भी डिस्कस किए थे। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ होती है जो गर्म करने पर नरम होकर पिघल जाता है और ठंडा होने पर फिर ठोस में आ जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट का उपयोग किस में होती है। तो बेकेलाइट का उपयोग बिजली के उपकरण में होती है। तो ऑप्शन नंबर विद्युत स्विच के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईंधन की ऊष्मीयमान सबसे अधिक होती है। तो हाइड्रोजन की ऊष्मीयमान सबसे अधिक होती है, लेकिन इसका उपयोग करना थोड़ा कठिन हो जाती है। इसलिए सामान्य उपयोग करने के लिए LPG और पेट्रोल का मान बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। पेट्रोल नहीं रहता ऑप्शन में तो LPG जरूर आता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि निम्न में से कौन सा ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होता है। तो सामान्य उपयोग करने के लिए पेट्रोल और LPG का ऊष्मीयमान अधिक होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होती है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता था कि जीवाश्म ईंधन जो है वह किससे बनता है। तो जीवाश्म ईंधन प्राचीन पौधे और जानवरों के अवशेष से बनता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन दोनों ऑप्शन में दिया है। तो मेथेन इसका सही आंसर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन दोनों दिया है तो मेथेन को प्रमुख माना गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का। 43 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन यौगिक में कार्यात्मक समूह -OH क्या कहलाता है। तो -OH अल्कोहल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, -COOH कार्यात्मक समूह किसका है। तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपमार्जक है। तो साबुन और शैम्पू दोनों अपमार्जक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही आंसर हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, कठोर जल में साबुन क्यों प्रभावी नहीं होती है? तो कठोर जल में साबुन इसलिए प्रभावी नहीं होती है क्योंकि वह या घुलनशील मेल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रीन प्लास्टिक है? तो बायो प्लास्टिक को ग्रीन प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्बन के यौगिकों का अध्ययन को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बन का ऑक्साइड है? तो कार्बन का ऑक्साइड जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO जिसे बोलते हैं CO। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह जहरीली गैस है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।